हेलो दोस्तों, आज हमारा ज्योमेट्री का चौथा दिन है। आप प्रीवियस 3 लेक्चर देख सकते हो। हमने पहले कॉन्सेप्ट सीखा है और फिर हमने सीडीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व किया है। आज हम देख लेते हैं हमें कौन कौन से क्वेश्चन सोल्व करने हैं और उनके लिए किस किस कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है। जैसे आप देख सकते हो 91, 92, 94 और ये 99, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम सोल्व करने वाले हैं और ये क्वेश्चन आप सारे देख सकते हो। और इनसे पहले हमें जो है कॉन्सेप्ट सीखने हैं कि इन्हें हल कैसे करा जाए, है कि नहीं। तो पहले हमें 91 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए किस किस कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है, पहले हम उसको पढ़ते हैं। और आपको पता ही है, आप प्रीवियस लेक्चर देख चुके हैं कि उसमें किस प्रकार हमने अपनी सीरीज को कंटिन्यू किया है। पहले हम इस क्वेश्चन में आने वाले जितने भी कॉन्सेप्ट हैं सबको कवर करने वाले हैं। जैसे 91 क्वेश्चन में जिस जिस कॉन्सेप्ट की आवश्यकता है वो सारे कॉन्सेप्ट हम पहले कवर करेंगे, फिर हम क्वेश्चन को हल करेंगे। देखिए दोस्तों, पहले आप ये बात तो जानते होंगे कि सिमिलैरिटी क्या है, कॉन्ग्रुएंसी क्या है, क्योंकि ये चीज़ हम प्रीवियस ईयर जो पीवाई क्यू थे हमारे, जब उनको सोल्व कर रहे थे तब हमने उनको समझा था, है ना। जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे तब हमने उसको समझा था। आप पिछले लेक्चर में देख सकते हो। और आपको ज्योमेट्री का अगर बेसिक थोड़ा बहुत कवर करना है तो आप चैनल पर मैराथन पड़ी हुई है 3 घंटे की, आप उसको देख सकते हो। तो सबसे पहले आज हमें सीखना है समबाहु त्रिभुज क्या होता है। इक्वी लेटरल ट्राइंगल। तो पहले आपको समझना है कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं मित्रों? समबाहु त्रिभुज। और हम समबाहु त्रिभुज में सारे कॉन्सेप्ट अभी कवर कर लेंगे। आपको पेशेंस बनाए रखना है। समबाहु त्रिभुज तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब जैसा कि आप जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सारी भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो ये बात तो आप जानते होगे बिल्कुल सिंपली, जिसकी सारी भुजा क्या हो, बराबर हो। तो एक हम ऐसा त्रिभुज बनाने का प्रयास कर रहे हैं जिसकी सारी भुजा बराबर हो। ये देखिए आपके सामने एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स हैं। सभी ट्राइंगल में 3 वर्टेक्स होते हैं, ये बात तो आप जानते हो। ए, बी, सी। ये ए बी सी आपके सामने क्या है, एक ट्राइंगल है। आप बोलोगे बिल्कुल। अगर ये समबाहु है तो ये वाली साइड भी आपकी और ये वाली साइड और ये वाली साइड, तीनों साइड आपकी बराबर होंगी। सपोज मैंने मान लिया इसकी जो साइड है ना, ए बी, बी सी और सी ए, ये तीनों साइड मान लिया मैंने ए है। तो ये मैंने क्या कर लिया, मान लिया, है कि नहीं, लेट कर लिया, लेट। तो ये मैंने मान लिया ए बी बी सी सी ए जो है ए है, क्योंकि अभी हम समबाहु पढ़ रहे हैं। तो समबाहु में तीनों साइड्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स बराबर होती हैं, ये बात आप जानते हो। अब आपको एक बात समझनी है कि अगर मैं वर्टेक्स ए से परपेंडिकुलर डालूं, तो आप बोलोगे ये परपेंडिकुलर डाल दिया हमने, है कि नहीं। तो ये जो परपेंडिकुलर होगा ना, इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट जन्म लेने वाले हैं। उस कॉन्सेप्ट को हम एक एक करके तोड़ेंगे। अब देखिए बी सी जो है मैंने कितनी मानी है, ए मानी है। आपको डिटेल में केवल ध्यान देना है, यहाँ पर सारी चीज़ कवर की जाएगी। आपने बी सी को क्या माना, ए माना है। और आपके सामने जो सी ए है, सी ए ये भी कितनी है, तो आप बोलोगे ये भी मेरे सामने ए है। ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है, तो आप बोलोगे ये भी ए है। तो ये भी ए है। और जो ए बी है ये भी कितनी है भाई, ये भी ए है। तो आप बोलोगे आपके सामने तीनों साइड्स जो हैं वो क्या है, ए है। तो बात आपको समझ में आ रही है ना, तीनों साइड्स ए कैसे हैं। तो आप बोलोगे बिल्कुल, क्योंकि ये एक कैसा ट्राइंगल है, तो आप बोलोगे ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये एक कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसीलिए तीनों साइड्स कैसी होंगी, ए ए होंगी। तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब आप एक बात बताइए, आपने ट्राइंगल देखा, मैं इस पॉइंट का नाम रख लेता हूँ कुछ। सपोज इस पॉइंट का नाम जो है एम है। तो आप देखो ट्राइंगल ए एम बी और ट्राइंगल ए एम सी,
ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, तो आप बोलोगे राइट एंगल ट्राइंगल। तो आप बोलोगे ट्राइंगल ए एम बी एंड ट्राइंगल ए एम सी, ये दोनों कैसे ट्राइंगल हैं, तो आप बोलोगे ये दोनों ट्राइंगल आपके राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज, है कि नहीं। तो अब हम आगे समझते हैं। आपको कॉन्ग्रुएंसी मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाई है, आप कॉन्ग्रुएंसी जाकर समझ सकते हैं। तो अब मैं आपको कॉन्ग्रुएंसी के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी आना बहुत जरूरी है। आप पिछले लेक्चर में जाकर देखोगे तो आपको वहां पर कॉन्ग्रुएंसी मिल जाएगी। आप बोलोगे बिल्कुल हम पीछे जाकर पढ़ लेंगे, और मैं यहाँ पर भी थोड़ा उसके बारे में बता रहा हूँ, आपको अच्छे से समझना है। देखिए, अगर आप ट्राइंगल ए एम बी देखते हो तो यहाँ पर राइट एंगल है, और ट्राइंगल ए एम सी देखते हो तो आप बोलोगे यहाँ पर भी तो राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बिल्कुल यहाँ पर भी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अब मैं आपसे पूछूं कि राइट एंगल ट्राइंगल के सामने यहाँ पर साइड क्या है, तो आप बोलोगे ए है, और यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल के सामने साइड क्या है, ए है। तो आप बोलोगे बिल्कुल, इसका मतलब दोनों ट्राइंगल में राइट एंगल सेम है, राइट एंगल और हाइपोटेनियस जो दे रखी है, राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस होती है ना, तो आप बोलोगे बिल्कुल, तो हाइपोटेनियस भी क्या है, सेम है। अगर आप देखोगे तो ए एम बी और ए एम सी में जो ये वाली साइड है ना, ये वाली साइड है, ये दोनों में सेम साइड है। आप बोलोगे बिल्कुल, क्योंकि ए एम जो है ना कॉमन साइड है, ए एम क्या है, कॉमन साइड। तो यहां पर मैं बोल रहा हूं कि ए एम इज कॉमन इन बोथ ट्राइंगल्स। तो दोनों ट्राइंगल्स में ए एम क्या है, कॉमन है। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि ए एम कॉमन है, क्योंकि देखिए ए एम बी में भी ए एम है और ए एम सी में भी ए एम है, क्योंकि ट्राइंगल में 3 साइड होती है ना। और देखिए ए एम बी में एक साइड ए एम है, एक साइड बी एम है, एक साइड है आपकी ए बी। इसी प्रकार ए एम सी में एक साइड ए एम है, एक साइड एम सी है और एक साइड है सी ए। तो ए एम तो दोनों में आ गई ना, तो आप बोलोगे ए एम जो है कॉमन है। तो मतलब दोनों में राइट एंगल है, दोनों में राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस सेम है, और ये वाली साइड क्या है, कॉमन। तो जो बच्चे कॉन्ग्रुएंसी के बारे में जानते हैं वे ये बात अच्छे जानते हैं कि आर एच एस का मतलब होता है कि वहां पर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो आप बोलोगे बिल्कुल, तो कॉन्ग्रुएंसी ये मैंने पीछे पढ़ा रखी है, आपको जाकर समझनी पड़ेगी। और अगर आपने नहीं समझी है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ कि ए एम और ए बी जो दोनों लेंथ यहाँ पर हैं वही लेंथ ए एम और ए सी इस वाले ट्राइंगल में है। तो आप बोलोगे कैसे, देखिए ए एम अगर सपोज करो एच है, तो ए एम इस ट्राइंगल में भी है, ए एम इस ट्राइंगल में भी, दोनों ट्राइंगल में है ना ए एम। आप बोलोगे बिल्कुल, और ये वाली साइड ए है और ये वाली साइड ए है। अगर आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करोगे, अगर आप पाइथागोरस लगाओगे, मैं कहूँ ये साइड जो है आपके सामने, ये जो लेंथ है ये एच है, तो आप बोलोगे कि भैया पाइथागोरस का मतलब हो जाएगा पाइथागोर। अगर मैं आपसे बोलूं बी एम निकालो, तो आप बोलोगे कैसे बी एम निकालोगे आप, तो आप बोलोगे बी एम निकालने के लिए आई विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको लगानी पड़ेगी, है कि नहीं। मैं कलर दूसरा ले लेता हूँ। आपको अगर ये पीपीटी चाहिए ना, ये पीडीएफ चाहिए इसकी बिल्कुल लिखी हुई इसी प्रकार से, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना आप, है कि नहीं। टेलीग्राम पर आपको ये सारा मटेरियल मिल जाएगा। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि बी एम का स्क्वायर बराबर होगा ए एम का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो आप बोलोगे बिल्कुल, तो ये मैंने कौन से ट्राइंगल में लगाई है, आप बोलोगे आपने आपने ये लगाई है ए एम बी में। तो बिल्कुल ट्राइंगल ए एम बी में, तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसी प्रकार मैं ट्राइंगल ए एम सी में अगर लगाऊं पाइथागोरस थ्योरम, तो आप बोलोगे कि यहाँ पे एम सी कैसे निकलेगी, तो एम सी कैसे निकलेगी, देखिए एम सी स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या क्या है यहाँ पर, तो ये तो ये गड़बड़ हो गई भाई, इसमें यहाँ पर ये गलत लिख गया ना। देखिए ट्राइंगल ए एम बी में अगर आप बी एम निकालोगे तो आप बोलोगे बी एम का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस में ए एम का स्क्वायर।
आप बोलोगे अब ठीक है, क्योंकि कण का वर्ग जो होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कण का वर्ग होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ पर जो आपका क्या कहते हैं कण है, कण क्या है यहाँ पर, अब हम bm निकाल रहे हैं ना bm, तो bm बराबर क्या होगा, कण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो सिंपल सी थ्योरम है, तो आप बोलोगे बिल्कुल। अगर मुझे कभी बेस निकालना पड़ जाए तो मैं क्या बोलूंगा, तो आप बोलोगे बेस का स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये वाली बात आपको समझनी है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल ये बात हमको समझ में आ जाएगी, है कि नहीं। तो ये बात तो आप जानते हो ना। तो ये वाली लाइन आपको आती है, मैं इसको साफ लिख लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर जगह कम है। देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर मुझे कभी परपेंडिकुलर की जरूरत पड़ जाए तो मैं बोलूँगा परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस, और अगर मैं इसको इधर ले आऊँगा तो ये इधर किसका है, प्लस का है, तो इधर हो जाएगा आकर माइनस का, है क्या नहीं। ये बात समझ, इधर पॉजिटिव है तो इधर आकर क्या हो जाएगा नेगेटिव। अगर मैं यहाँ से बेस स्क्वायर निकालूं तो आप बोलोगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये तीन बात आपको आनी चाहिए, सिंपल सिंपल सी बात है। तो ये थी पाइथागोरस थ्योरम। तो आप बोलोगे ठीक। तो अब ये वाली जो लाइन लिखी है मैंने कैसे लिखी है, आप इसको समझने का प्रयास करें। तो यहाँ पर मैं इसको बता देता हूँ कि ये यहाँ पर क्या हाइपोटेनियस ए एम बी में हाइपोटेनियस क्या है, तो आप बोलोगे ए, तो ए का स्क्वायर, या आप बोलोगे ए बी का स्क्वायर, तो आप बोलोगे ए बी का स्क्वायर बराबर किसके होगा, तो ए एम का स्क्वायर प्लस बी एम का स्क्वायर। तो अब यहाँ से मुझे बी एम निकालनी है ना, तो आप बोलोगे बिल्कुल, तो बी एम बराबर क्या होगा, ए बी का स्क्वायर माइनस ए एम का स्क्वायर। अब यहाँ से बी एम बराबर क्या होगा, बी एम स्क्वायर बराबर होगा, ए बी क्या है, ए है, और ए एम की वैल्यू हमें पता नहीं है तो ए एम ही बोल दो। तो ये लाइन इस प्रकार से लिख दी है मैंने, ये बी एम स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये वाली बात आपको समझ लेनी है कि किस प्रकार मैंने लिखी है कि नहीं। अब आप आगे चलिए, अब हम चलते हैं ट्राइंगल ए एम सी में। तो आप बोलोगे बिल्कुल ट्राइंगल ए एम सी में। तो देखिए अब हमको समझना है ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए एम सी। अगर आप ए एम सी को गौर से देखते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर जो हाइपोटेनियस है ना ये है ए, तो ए का स्क्वायर बराबर होगा ए एम का स्क्वायर प्लस एम सी का स्क्वायर। तो अब आपको समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ से एम सी निकालूंगा तो आप बोलोगे हाइपोटेनियस के स्क्वायर में से अगर ए एम का स्क्वायर घटा दें तो आपके सामने ए एम सी का स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल। तो मैं ये लाइन यहाँ पर लिख रहा हूँ कि एम सी स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस ए एम का स्क्वायर। अगर अब आप गौर से देख पा रहे हो तो एम सी और बी एम की वैल्यू क्या ही है, ए स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर। तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकला कि बी एम और एम सी क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला, बी एम और एम सी बराबर हैं। अब आप इतनी बात तो जानते ही हो ना कि अगर किसी ट्राइंगल की दो ट्राइंगल की तीनों साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर बराबर आ जाए तो वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब आप देखिए बी एम और एम सी के आगे बराबर, पाइथागोरस से भी बराबर आगे, और मैंने कॉन्ग्रुएंसी से भी बराबर करके बताया आपको। तो आप बोलोगे ये बात हमको समझ में आ गई। तो यहाँ पर जितना आपका बी एम है ये उतना ही आपका एम सी है। तो आप बोलोगे बिल्कुल बी एम और एम सी क्या है, बराबर। अगर ये ए है तो यहाँ बी से लेकर एम तक की ए बाई टू होगी, और एम से लेकर सी तक की जो दूरी होगी ये भी ए बाई टू होगी, बिल्कुल ये ए बाई टू होगी। तो अब इसको हम नीचे समझते हैं कि मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लेता हूँ, क्योंकि बिना ट्राइंगल के फील नहीं आएगा, ट्राइंगल से ही फील आएगा। देखिए आपके सामने ट्राइंगल है, और ये इस ट्राइंगल का वर्टेक्स ए है, ये बी है, और ये कितना है सी।
अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी थी आपके पास, तो आप बोलोगे ये तो मेरे पास ए थी, क्योंकि कैसा ट्राइंगल है ये, तो आप बोलोगे इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये लेंथ कितनी थी, तो आप बोलोगे ए, है कि नहीं, ए बोलोगे। और यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूँ, यहाँ से मैं अगर परपेंडिकुलर डाल दूँ बिल्कुल 90 पर, तो आप बोलोगे जितनी जितनी भुजा ये थी यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पॉइंट का नाम मैंने एम बोला था ना, तो इस पॉइंट का नाम क्या बोला था मैंने, एम। तो आप बोलोगे बिल्कुल, तो एम, तो जितना मेरे पास बी एम था उतना ही मेरे पास एम सी था। आप बोलोगे ये बात समझ में आ गई। और ये कितना था हमारा, ये था 90। तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब आप एक बात बताइए कि ए बी और ए सी तो बराबर है, क्योंकि ये क्या है, ये तो वैल्यू ए है ना। तो आप बोलोगे बिल्कुल, क्योंकि इक्विलेटरल है। अब इक्विलेटरल में तो क्या होता है, तीनों साइड्स बराबर होती हैं। ये तो बोल के चला हूं मैं कि ये इक्विलेटरल है, तो ये तो बराबर होंगी ना। तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो यहाँ ए से लेकर सी तक कितनी होगी, तो आप बोलोगे ये भी ए होगी। तो ए से लेकर बी तक और ए से लेकर सी तक ये जो भुजा होंगी ये कितनी होंगी, ए होंगी। तो ये भी ए होगी और ये भी ए होगी। तो ये बात आपको समझ में आ गया। बी एम और एम सी बराबर होगी, ये बात मैंने बी एम और एम सी बराबर होंगी, ये बात मैंने आपको बता दी कि किस प्रकार होगा। तो इसका मतलब ये है कि ए के बराबर है, बी एम एम सी के बराबर है, और ए एम है कॉमन लाइन, है कि नहीं। बी एम एम सी के बराबर है, ए बी जो है वो बराबर है ए सी के, और ए एम क्या है, ए एम एक कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन। अब इससे आपने क्या सीखा कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल जो है बिल्कुल सेम है, क्योंकि जो लेंथ इस ट्राइंगल में है वही लेंथ इस ट्राइंगल में है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। तो आप बोलोगे बिल्कुल कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। तो आप एक बात बताइए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की साइड क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो आप बोलोगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की साइड a/2 है। तो किस प्रकार a/2 है, बी से लेकर एम तक क्या है, a/2। तो आप बोलोगे a/2 कैसे है, क्योंकि पूरी ए है और बी एम और एम सी बराबर है, तो बी एम और एम सी बी सी के आधे आधे हुए। तो आप बोलोगे बिल्कुल, तो ये भी a/2 है, ये भी a/2 है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाली लेंथ भी क्या है, आप बोलोगे a/2 है। तो एम से लेकर सी तक भी क्या है, a/2। तो ये बात आपको समझ में आई कि a/2 कैसे है। तो आप बोलोगे बिल्कुल a/2। तो आपको एक बात तो पता होगा ना कि अगर कोई लाइन सामने वाली रेखा पर लंब है और यही रेखा जो है इस रेखा को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब am जो है वो लंब के साथ साथ मीडियन भी है। क्योंकि मीडियन क्या होती है, मीडियन, मीडियन को हिंदी में बोलते हैं माध्यिका। क्या बोलते हैं, माध्यिका। तो माध्यिका क्या होती है, तो आप बोलोगे ऐसी रेखा जो क्या करती है, सामने वाली रेखा को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है कि नहीं। तो ऐसी रेखा जो सामने वाली रेखा को दो बराबर भाग में, है कि नहीं, ये सामने वाली होगी। सामने वाली रेखा को दो बराबर भाग में विभाजित करती है। विभाजित करती है। तो ये बात तो आप जानते हो, है कि नहीं। हम इसको देख भी सकते हैं कि आप कोई ट्राइंगल बनाइए सिंपल सा। तो ये मैं जल्दी से ट्राइंगल बना देता हूँ। ये आपके सामने एक ट्राइंगल है, और आप एक ऐसी लाइन खींचो इस ट्राइंगल में जो सामने वाली लाइन को दो बराबर भागों में क्या करती हो, डिवाइड करती हो। जितनी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी, जितनी ये वाली लेंथ होगी, ये वाली लेंथ, अगर उतनी ही ये वाली लेंथ भी है, तो आप बोलोगे ये जो लाइन है, ये वाली लाइन माध्यिका है। तो आप बोलोगे बिल्कुल, जैसे ए बी है और ये सी है, अगर ए सी और सी बी बराबर है, अगर ए सी और सी बी बराबर है, तो ये लाइन जो सी डी होगी, तो इफ़ ए सी और सी बी बराबर है, देन सी डी क्या होगी, सी डी मीडियन होगी। तो ये बात आपको समझ में आ गई, है कि नहीं। अब हम इस ट्राइंगल की तरफ आते हैं। हमारा ये ट्राइंगल चल रहा है अब।
तो आप एक बात बताइए, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होंगे? तो आप बोलोगे बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर। तो ये बात आपको समझ में आ गई, तो आपने बोला बिल्कुल। अब आप एक बात तो जानते हो कि अगर ये a है और ये a/2 है, तो am कितनी होगी? तो आप बोलोगे यहाँ पाइथागोरस लगा लेते हैं, तो बिल्कुल पाइथागोरस लगा सकते हो आप। तो अब am का स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो आप बोलोगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। am स्क्वायर बराबर होगा हाइपोटेनियस a का स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगी वैल्यू? a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ से 4 क्या ले लोगे आप एलसीएम? तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ से आ जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन 4। तो ये वैल्यू आपकी आ गई am स्क्वायर की। तो am की वैल्यू कितनी होगी? तो आप बोलोगे am स्क्वायर बराबर आया 3a स्क्वायर अपॉन 4। तो यहाँ से am बराबर आ जाएगा अंडर रूट 3a स्क्वायर अपॉन 4 और अंडर रूट 3 तो भीतर रह जाएगा a अपॉन 2। तो ये आपके सामने आगे लाइन निकल कर कि am की वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी? अंडर रूट 3 अपॉन 2। तो am की वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे am बराबर होगा अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू ए। और ये जो आपके सामने आया है ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल में, इक्विलेटरल ट्राइंगल की हाइट। तो ये समबाहु त्रिभुज की क्या है? तो आप बोलोगे समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है, ऊंचाई। तो ये बात आपको समझनी है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है। तो ये बात आप याद कर लो कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है। तो ये क्या? हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। और मैंने अभी आपको बताया कि जो AM है वो ना केवल हाइट है, ना केवल परपेंडिकुलर है, बल्कि मीडियन भी है। तो आप बोलोगे कैसे? तो आप एक बार ट्राइंगल को गौर से देखिए कि जो AM है ना, ये सामने वाली लाइन को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। तो ये ना केवल हाइट है, ये बल्कि मीडियन भी है। तो आप बोलोगे बिल्कुल ये मीडियन भी है कि नहीं? तो इसीलिए जो AM है, जो AM है ये मीडियन भी है, AM मीडियन भी और AM जो है परपेंडिकुलर भी है कि नहीं? तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में एक फैक्ट तो आपको पता चल गया ना कि AM मीडियन में परपेंडिकुलर भी। और ये कैसे आया मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा और समझते हैं इस ट्राइंगल में। इस ट्राइंगल में ही सारी बातें छिपी हुई हैं। अगर आप गौर से देखोगे तो ये आपको हाइट मिल गई अंडर रूट 3a/2। तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो ये हाइट कितनी आ गई? अंडर रूट 3/2 इंटू ए। तो ये आपके सामने AM की वैल्यू निकल कर क्या आ गई? तो आप बोलोगे बिल्कुल आ गई। तो अब आप गौर से अगर देख पा रहे हो इस ट्राइंगल को, तो अब आपके पास तीनों साइड्स आ चुकी हैं। ए आपको ए तो दी हुई है जो कि इक्विलेटरल है। a/2 आपने निकाल ली कि ये तो मीडियन भी थी ना AM, तो जितना BM होगा उतना MC होगा। और AM आपने फाइंड आउट कर ली बाई पाइथागोरस थ्योरम, है ना? पाइथागोरस थ्योरम लगाई, आपके पास AM भी आ गई। तो अब तीनों साइड्स का रेशो है, तीनों साइड्स हैं तो तीनों साइड्स का रेशो भी निकाल सकते हो। तो ए भी ए है, AM अंडर रूट 3/2 है और BM आपके सामने क्या है? तो आप बोलोगे a/2। तो आप बोलोगे बिल्कुल हमारे पास तीनों साइड्स का रेशो, तीनों साइड्स हैं तो तीनों साइड्स का रेशो भी निकाल सकते हैं। अब एक बात और बताइए आप, अगर आपसे मैं पूछूं कि एंगल बी निकालिए, तो एंगल बी आप किस प्रकार निकालोगे? तो आपको कोसाइन रूल आना चाहिए। तो कोसाइन रूल मैं आपको बता चुका हूं पहले ही पिछली क्लास में। तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो आप पिछली क्लास देख सकते हो, बिल्कुल डिटेल में मैंने बताया है कि कोसाइन रूल क्या होता है। तो अब मैं यहाँ पे कोसाइन रूल के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ कि कोसाइंस रूल क्या होता है। तो कोसाइन रूल में क्या होता है ना कि इसमें जो है आपको ट्राइंगल से संबंधित बातें कुछ पता होनी चाहिए। कि अगर आपके सामने कोई ट्राइंगल है, ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी है और ये वर्टेक्स आपका क्या है? सी है। तो अगर ये वाला कोण आपका थीटा है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? थीटा। और ये ए बी है आपके सामने, सपोज ए,
ये ए बी क्या है आपके सामने ए, या आप ऐसे बोलिए कि ये बी सी है आपके सामने यहाँ से यहाँ तक ए, है कि नहीं, और ये ए सी है आपके सामने स्मॉल बी, और ये आपके सामने जो सी ए है ये है स्मॉल सी। तो आप बोलोगे बिल्कुल बात समझ में आ गई, है कि नहीं। ये आपके सामने स्मॉल ए है, ये स्मॉल बी है, और ये स्मॉल सी है। तो मैं आपसे पूछूं कोस थीटा क्या होगा, तो कोस थीटा का फॉर्मूला होता है कोस थीटा बराबर इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर का सम माइनस सामने वाली भुजा का स्क्वायर माइनस अपॉन में 2 इंटू इन दोनों भुजा की मल्टीप्लाई। तो ये होता कोस का फॉर्मूला, है कि नहीं। तो कोस थीटा बराबर क्या होगा, जो सामने वाली भुजा है इसके स्क्वायर को माइनस करना है, बाकी दो भुजा के स्क्वायर का सम करना है, और अपॉन में लिखना है ये जो स्क्वायर का सम किया है ना उन दोनों साइड्स की मल्टीप्लाई का डबल टाइम, 2 गुना। तो आपको समझ में आ गया, तो ये होता है कोसाइन रूल। तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब अगर आप पीछे आओगे तो आप यहाँ पर इस ट्राइंगल में कोसाइन रूल लगा सकते हो या नहीं लगा सकते, तो आप बोलोगे बिल्कुल, क्योंकि मेरे पास तीनों भुजा है ना, मुझे ये निकालना है। तो मैं इन दोनों भुजा के स्क्वायर का सम करूंगा, और इसको माइनस कर दूंगा मैं इसका स्क्वायर, और अपॉन में इन दोनों साइड्स की मल्टीप्लाई का डबल कर दूंगा। तो हम इस काम को नीचे करते हैं, है नहीं, इस काम को नीचे करते हैं। तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो जैसे मैंने आपके सामने ट्राइंगल बना दिया, ये मैंने आपके सामने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया एक, है कि नहीं। मैं इनका नाम रख देता हूँ, इस वर्टेक्स का नाम सपोज ए है, और इस वर्टेक्स का नाम बी है, और इस वर्टेक्स का नाम क्या है सी है। और इस ट्राइंगल में यहाँ से मैंने क्या डाल दिया, ये परपेंडिकुलर डाल दिया, है कि नहीं, ये परपेंडिकुलर डाल दिया मैंने। अब बोलोगे बिल्कुल। और इस पॉइंट का नाम मैं एम रख देता हूँ, और ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। अब ये वाली साइड तो आपको ए दे रखी है, और ये वाली आपने a/2 प्रूफ कर ली, और ये वाली साइड आपने निकाल ली √3/2 इंटू ए। तो आप बोलोगे बिल्कुल। अगर मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि कोस बी निकालिए, तो आप बोलोगे कोस बी बराबर क्या होगा, दोनों भुजा के स्क्वायर का सम, माने ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 4, और माइनस में इसका स्क्वायर घटा दो, क्या होगा 3/4 ए स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे अपॉन में हो जाएगा 2 इंटू a/2, दोनों साइड्स की मल्टीप्लाई का दुगना, और 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, तो 4 और यहाँ पर हो जाएगा 4a स्क्वायर, 4 मैंने क्या ले लिया एलसीएम, प्लस में a स्क्वायर माइनस में 3a स्क्वायर, और अपॉन में क्या है a स्क्वायर। तो आप बोलोगे बिल्कुल अपॉन में a स्क्वायर है। बराबर में क्या बचेगा, तो जब आप देखोगे बराबर में क्या मटेरियल बचा, तो आप बोलोगे 4a स्क्वायर और a स्क्वायर हो गया 5a स्क्वायर, 5a स्क्वायर में से 3a स्क्वायर गया तो बचा कितना 2a स्क्वायर। तो आप बोलोगे बिल्कुल, यहाँ पे आपके सामने क्या बच गया 2a स्क्वायर, और यहाँ पर बच जाएगा आपका 4a स्क्वायर। तो आप बोलोगे बिल्कुल, ये बात आपको समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, आपको इसको सिंपली सोल्व कर लेना है कि कोस बी का मेरे पास जो मान आया वो आया कोस बी बराबर 2a स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 से 4 1/2, तो 1/2 कोस में किसका मान होता है, कोस 60 का मान होता है ना। तो आप बोलोगे बिल्कुल, तो कोस बी बराबर क्या आ गया कोस 60, तो यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डिग्री। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि बी की वैल्यू 60 कैसे आई, तो आप बोलोगे ये बात समझ में आ गई। तो बी कितना आ गया आपका 60। अगर बी आपका 60 डिग्री है तो आप देखोगे ये 90 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा, तो ये होगा 30, है कि नहीं। इसी प्रकार जब आप कोस से निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा 60, ये 90 है, तो ये कितना होगा, तो आप बोलोगे ये भी होगा 30। तो अगर आप अब देख सकते हो जो ए एम आया मेरा ए एम, जितना ए एम के इधर एंगल है उतना ही ए एम के इधर एंगल है, तो ए एम जो है एंगल बाई सेक्टर भी है। तो एम क्या है, एंगल बाई सेक्टर, एंगल बाई सेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोण समद्विभाजक। और अभी हमने डिस्कस किया था कि ए एम तो परपेंडिकुलर है, ए एम क्या है, मीडियन है, परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब ए एम ना केवल परपेंडिकुलर मीडियन है बल्कि एंगल बाई सेक्टर भी है,
एंगल बाइसेक्टर भी है। कोण समद्विभाजक, तो मतलब ए एम मीडियन भी है, परपेंडिकुलर भी है और एंगल बाइसेक्टर भी है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि अगर आपके पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो उसमें जो आप परपेंडिकुलर डालते हो वो मीडियन, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर को आप एल्टीट्यूड भी बोल सकते हो, और क्या कहते हैं, नया पेज ले लेते हैं, पेज खत्म हो गया। तो ए एम जो है वो परपेंडिकुलर, मीडियन और एंगल बाइसेक्टर तीनों होता है, परंतु किस केस में, इक्विलेटरल के केस में। तो आपको पता होना चाहिए, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो उसमें अगर आप परपेंडिकुलर डालते हो तो वही मीडियन होता है, वही एंगल बाइसेक्टर होता है। अगर आपको इतनी बात आती है तो आप इक्विलेटरल को अच्छे से समझ सकते हो। तो अगर हम आगे की तरफ डिस्कस करें, हमने ये इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लिया, ये वर्टेक्स सपोज ए है, ये एम है, ये बी है। आपको ये वाली जो है बी है, ये वाली सी है, ए है, बी है, सी है, और आप क्या करते हो, यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हो, सपोज ए एम, यहाँ से आपने परपेंडिकुलर क्या डाल दिया, ए एम। तो अब आप देखोगे ये साइड ए है, ये साइड ए है, और ये पूरी साइड ए है, तो बी एम कितनी थी, a/2, ये बात हमने प्रूफ कर ली, और एम सी भी कितनी थी, a/2, और ये जो ए एम थी ये हमने निकाल ली, कितनी आई थी, √3/2 इंटू ए। अगर मैं आपसे पूछूं आप इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए, तो पिछली क्लास में हमने एरिया के बारे में समझा था कि एरिया क्या होता है। किसी भी ट्राइंगल का अगर हम एरिया निकालना चाहते हैं तो वो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो आप बोलोगे बिल्कुल बेस इंटू हाइट, बी का मतलब क्या है, बेस, और एच का मतलब क्या, हाइट। तो आप बोलोगे बिल्कुल, तो 1/2, तो बेस क्या है आपके सामने, BC है, BC, और हाइट क्या है, आप बोलोगे आपके सामने हाइट कितनी है, ये तो परपेंडिकुलर को ही तो हाइट बोलते हैं, तो ए एम आपके सामने हाइट है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, √3/2। तो आपके सामने BC बेस है और हाइट क्या है, ए एम, तो 1/2, BC की वैल्यू ए है और हाइट की वैल्यू क्या है, √3/2 इंटू ए। तो यहाँ से एरिया कितना आ गया, तो आप बोलोगे √3/4 इंटू ए स्क्वायर। देखिए ए की ए में मल्टीप्लाई होगी तो ए स्क्वायर बन जाएगा, √3 और 1 की मल्टीप्लाई होगी तो √3, और 2 की 2 में मल्टीप्लाई होगी तो 4 बन जाएगा। तो इस प्रकार ये आपके सामने क्या आ गया, एरिया आ गया। तो ये एरिया किसका है, तो ये एरिया आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल का है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का एरिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि हमने शुरू से क्या क्या चीज समझी, कि हमारे सामने क्या था, हमारे सामने जो सिचुएशन थी, हमारे सामने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था ABC, और इस ट्राइंगल में हमने तीनों साइड्स को बराबर लिया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स बराबर होती हैं। फिर हमने देखा कि AM परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के साथ साथ मीडियन भी है, एंगल बाइसेक्टर भी है। अब आपको एक नया शब्द समझना होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ऐसी लाइन होती है ना जो किसी दूसरी लाइन पर परपेंडिकुलर भी हो और उसको बाइसेक्ट भी करे, मतलब कि समद्विभाजित भी करे। जैसे आप देखोगे कि AM जो है ना, ये BC पर परपेंडिकुलर भी है और BC को 2 बराबर भागों में डिवाइड भी कर रही है। तो AM ना केवल परपेंडिकुलर है, ना केवल बाइसेक्टर है, ना केवल एंगल बाइसेक्टर है, बल्कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। तो ये बात आपको इजीली समझ में आ गई होगी कि AM परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस प्रकार है। तो ये आपने सारी बातें समझ ली कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ये सारी बातें हम समझ चुके हैं। कोसाइन रूल आपको समझ में आ गया होगा, और ये हमने सारी बातें समझ ली हैं। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था। तो हमारे सामने क्वेश्चन था कि ABC एक आपके सामने ये ट्राइंगल टाइप बनना है, और यहाँ पर 3 जो है सर्कल आपस में क्या है, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। इस पॉइंट पर कर रहे हैं टच, इस वाले पॉइंट पर कर रहे हैं और इस वाले पॉइंट पर कर रहे हैं। तो दिए गए आरेख में छाया क्षेत्र, मतलब आपको शैडो एरिया निकालना है, शैडो एरिया, इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल।
यदि प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, अगर प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है, यहां से लेकर यहां तक 2 है और यहां से लेकर यहां तक 2 है, तो क्या आप बता सकते हो कि ए बी कितना होगा? तो आप बोलोगे ए बी जो होगा वो 4 सेंटीमीटर होगा, है कि नहीं? इसी प्रकार ए से लेकर यहां तक 2 सेंटीमीटर रेडियस है और यहां से लेकर यहां तक 2 सेंटीमीटर है, तो ए सी कितना होगा? आप बोलोगे ए सी भी 4 सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार बी से लेकर सी तक भी क्या होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। अगर आपको ये बात समझ में आई है तो अब आप एक बात बताइए, ए बी भी 4 सेंटीमीटर है, ए बी भी क्या है? 4 सेंटीमीटर है, और बी सी भी 4 सेंटीमीटर है, और सी ए भी 4 सेंटीमीटर है। ए बी, बी सी, सी ए तीनों ही 4 सेंटीमीटर हैं, 4 सेंटीमीटर। तो क्या ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा, समबाहु त्रिभुज? तो आप बोलोगे बिल्कुल, ए बी सी ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब समबाहु त्रिभुज होगा। और हमने समबाहु त्रिभुज को समझ लिया कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल। अगर आपको ये शैडो एरिया निकालना है तो आपको पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेना है, और फिर उसमें से ये वाला और ये वाला सेक्टर का एरिया घटा देना। आप बोलोगे बिल्कुल। अभी हमने समझा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है ना, उसमें तीनों एंगल कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 60-60, क्योंकि अभी हमने एक चीज समझी थी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल जो होते हैं वो 60-60 डिग्री होते हैं, है कि नहीं? ये एंगल भी 60 होता है, ये एंगल भी 60 होता है, ये एंगल भी 60 होता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो एंगल ए भी 60 होगा, एंगल बी भी 60 होगा और एंगल सी भी 60 होगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने किस प्रकार बताया कि एंगल ए बी सी 60-60 होंगे, है कि नहीं? अगर आप एंगल फाइंड आउट कर सकते हो तो आप इस क्वेश्चन में आगे की तरफ जा सकते हो, नहीं तो आप यहीं अटक जाओगे, क्योंकि सबसे पहले आपको एंगल निकालने होंगे कि एंगल 60-60 होंगे कैसे, क्योंकि ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो तीनों एंगल 60-60-60 होंगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल। अब आप एक बात बताइए कि अभी हमने समझा कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, तो आप बोलोगे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो होता है 3/4 ए स्क्वायर। अभी हमने ये प्रूफ किया था नहीं, 3/4 ए स्क्वायर, तो आप बोलोगे बिल्कुल। अब ए क्या है? इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड, यहां से लेकर यहां तक की साइड, तो इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड कितनी थी, तो आप बोलोगे ए बी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर है, क्योंकि त्रिज्या है 2, तो ए से लेकर यहां तक है 2, तो यहां से लेकर यहां तक कितनी थी? 4 सेंटीमीटर। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि √3/4 ए का स्क्वायर हो जाएगा 4, और 4 से 4 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 4 का वर्ग 16, 3/4 इंटू ए स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 3/4 ए माने 4 का स्क्वायर, तो बराबर क्या आ जाएगा? √3/4 इंटू 16, तो यहाँ से आ जाएगा 4√3। तो ये बात आपको समझ में आ गई, तो आप बोलोगे समझ में आ गई कि ए बी सी का एरिया कितना होगा? 4√3। अब हमें क्या करना? हमें ये जो सेक्टर बनने हैं ना, ये सेक्टर 1, 2 और 3, इन सेक्टर का एरिया इस पूरे ट्राइंगल के एरिया में से माइनस करना, तो मेरे सामने शैडो का एरिया आ जाएगा। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि शैडो का एरिया हमें निकालना किस प्रकार है। पहले आपको ये प्रोसेस समझना कि हम इस एरिया तक पहुंचेंगे कैसे। आप पूरे ट्राइंगल का एरिया निकालिए और फिर तीनों सेक्टर के एरिया को माइनस कर दीजिए, तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो अब हम इसको निकाल कैसे सकते हैं? अभी मैंने आपको बताया कि ये यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है, 60 डिग्री, और सेक्टर का एरिया जो होता है ये हम पिछले क्लास में समझ चुके हैं कि सेक्टर का जो एरिया होता है वो क्या होता है? πr² θ/360। ये बात हमने प्रूफ की थी कि आया कैसे था, πr² θ/360 ये आया कैसे, ये बात हम पिछले क्लास में प्रूफ कर चुके हैं। तो अब आपको समझना है कि यहाँ से यहाँ तक 60 है, तो इस सेक्टर का एरिया क्या होगा? तो आप बोलोगे पाई आर की वैल्यू कितनी है? 2 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू कितनी है? 60, और यहाँ से 360, तो आप बोलोगे ऐसे एरिया निकल जाएगा। लेकिन आपको क्या एक एक करके तीनों का एरिया निकालना है या आप एक साथ निकाल सकते हो? तो आप एक साथ निकाल सकते हो। अब आपको यह समझना है कि आप एक साथ एरिया निकाल कैसे सकते हो। आप एक बात बताइए कि इस सर्कल की रेडियस क्या है, तो आप बोलोगे 2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इस सर्कल की भी 2 है, इस सर्कल की भी 2 है। अगर आपको तीनों सर्कल की रेडियस पता है कि तीनों सर्कल की रेडियस सेम है, वो है 2 सेंटीमीटर, तो अगर आप फॉर्मूला πr²
θ/360 लगाते हो तो आर तो चेंज ही नहीं होगा, क्योंकि जब आप एरिया इधर निकालोगे तब भी आर 2 रहेगा, जब आप एरिया इधर निकालोगे तब भी आर का मान 2 रहेगा, और जब आप एरिया इस सेक्टर का निकालोगे तब भी आर का मान 2 सेंटीमीटर ही रहेगा। और अगर आप गौर से देखोगे तो थीटा का मान क्या है, यहाँ पर 60 है, यहाँ पर भी 60 है और यहाँ पर भी 60 है, तो इसका मतलब थीटा का मान भी सेम है। अगर मैं एक सेक्टर का एरिया निकाल लूँ और उसका मैं क्या कर दूँ 3 टाइम, तो आप बोलोगे इन तीनों का एरिया आ जाएगा। या आप बोल सकते हो कि पाई आर स्क्वायर थीटा प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा प्लस पाई आर स्क्वायर थीटा, तो वो 3 टाइम हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि मैं इसको 3 टाइम कैसे लिख रहा हूँ, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप एक बात समझिए कि 3 पाई आर की वैल्यू कितनी थी 2 सेंटीमीटर, तो 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 4, और थीटा की वैल्यू कितनी थी 60, तो थीटा की वैल्यू कितनी थी 60 अपॉन में क्या हो जाएगा 360, तो ये बात आपको समझ। और 60 से 360 कितने टाइम कट जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, और 6 से 36 कट जाएगा 6 बार, और 3 से कट जाएगा ये 2 बार, और ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2 पाई। तो ये 2 पाई वैल्यू आ गई तीनों सेक्टर की। तो ये बात आपको समझनी है कि ये मैंने किस प्रकार से निकाली। आपने पहले किसका एरिया निकाला, तो आप बोलोगे मैंने पहले एरिया निकाला इक्विलेटरल ट्राइंगल का, है नहीं, किसका निकाला, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना आया था, तो वो आया था 4√3, 4√3, और इन तीनों सेक्टर का एरिया कितना आया था 2 पाई। अब मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया में से तीनों सेक्टर का एरिया क्या कर दिया माइनस, तो आपके सामने ये वैल्यू आ गई, और यही आपका आंसर है। क्योंकि अगर आप पूरे इक्विलेटरल में से इसको 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 माइनस कर देते हो तो आपके सामने सैडेड जोन आ जाएगा, ये छाया रंजित भाग आपके सामने आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो आपके सामने अगला जो प्रश्न है 92, इसको करने के लिए आपको मैं सारे कॉन्सेप्ट इसके बता चुका हूं पहले ही। आपको जो है इस सैडेड रीजन तक पहुंचना है, तो आपको पहले सोचना है कि मैं यहां तक पहुंच कैसे सकता हूं। तो सैडेड रीजन पे आप पहुंचोगे कैसे, आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, पूरे सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा। अगर आप सर्कल का एरिया निकाल लेते हो, उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा इस रेक्टेंगल का एरिया, और सर्कल के एरिया में से अगर आप रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर दोगे तो आपके पास ये एरिया आ जाएगा, ये छोटा सा पार्ट आ जाएगा, ये छोटा सा पार्ट आ जाएगा, और ये वाला एरिया आ जाएगा। आप बोलोगे बिल्कुल, पूरे सर्कल के एरिया में से आपको रेक्टेंगल का एरिया घटाना है। किसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया। तो आपके सामने ये पार्ट आ जाएंगे, कुछ ये पार्ट, यानी चारों पार्ट बच जाएंगे ना, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। इन पार्ट्स के एरिया मिल जाएंगे। लेकिन आप पूछोगे अभी हम मुद्दे तक तो पहुंचे नहीं, क्योंकि हमें एरिया किसका निकालना है, सैडेड रीजन का। तो मुद्दे तक तो अभी हम पहुंचे नहीं, तो यहां तक भी पहुंचेंगे। पहले आप इतना कार्य कीजिए। आप एक बात बताइए, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को अगर मैं इस वाले पॉइंट से मिला दूं तो इसको क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे ये है रेक्टेंगल का डायगोनल। डायगोनल का मतलब तो आप समझते हो ना, विकर्ण, अपोजिट शीर्ष को मिलाते हैं जब। और आपको ये बताइए अगर ये रेक्टेंगल है तो ये कितना होगा, ये तो आप बोलोगे ये होगा 90, क्योंकि हमने ये बात कल अच्छे समझी थी कि रेक्टेंगल जो होता है ना, उसके किन्हीं भी दो साइड्स के बीच में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ये 6 यूनिट है, ये 6√3 है, तो क्या आप इसको निकाल सकते हो, तो आप पाइथागोरस का यूज कर सकते हो। अगर मैं इसे ए बोलूं, इस पॉइंट को क्या बोलूं मैं, ए। अगर मैं इस पॉइंट को ए बोलूं, इसको मैं बी बोलूं और इसको मैं सी बोलूं, तो आप एसी कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस थ्योरम। देखिए अगर आप पे साइन रूल आता ना तो इस बात को आप बहुत जल्दी बता देते, लेकिन अभी आप पर साइन रूल नहीं आता है, तो इसीलिए आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर रहे हो। तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस एसी का वर्ग बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर 6 का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग। तो बीसी क्या है, 6√3, तो 6√3 इसका वर्ग। तो यहाँ से एसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एसी स्क्वायर बराबर 36, 6 का वर्ग 36 और √3 का वर्ग 3, तो 36 दिया 108। अब आपको 108 और 36 जोड़ लेना, और ये हो जाएगा 8 से 14, 10 3 13 और एक हासिल का 14। तो यहाँ से एसी की वैल्यू आ गई 12, क्योंकि 144 का अगर आप रूट लेते हो तो वो होता है 12। तो आपको एसी की वैल्यू समझ में आ गई ना किस प्रकार निकाल ली, तो आप बोलोगे एसी की वैल्यू समझ में आ गई।
तो यहाँ पर आपको लिख लेना कि AC मेरा कितना आया था, 12 सेंटीमीटर। अब आप ये बताइए, इसमें यूनिट में दे रखा है तो आपको सेंटीमीटर लिखने की जरूरत भी नहीं है फिर, है कि नहीं। यूनिट में वैल्यू दे रखी है ना, यूनिट का मतलब कोई भी इकाई, कोई भी मात्रक, आप सेंटीमीटर, मीटर कुछ भी ले सकते हो, और आंसर भी आपको यूनिट में देगा। तो AC की वैल्यू क्या है, 12 इकाई, 12 यूनिट। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक बात बताइए, AC जो है, जैसी फिगर AC के ऊपर है वैसी ही फिगर AC के नीचे है, तो AC क्या होगा, AC इस डायगोनल के साथ साथ डायमीटर भी होगा, व्यास भी होगा। तो ये बात आपको समझनी है कि AC व्यास भी है इस सर्कल का। अगर ये बात आपको समझनी है तो आप एक बात जानते होगे कि अगर आपके पास कोई सर्कल है और उस सर्कल में आपने क्या बनाया, आपके पास सेमी सर्कल है, क्योंकि ए सी और ये पॉइंट बी फिर ए पे पहुंच गए, तो ये क्या है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का मतलब समझते हो, अर्धवृत्त। जो अर्धवृत्त होता है ना, अगर इसके भीतर आप किसी भी प्रकार का ट्राइंगल खींचते हो तो वो राइट एंगल ट्राइंगल होता है। बस शर्त यह है कि अर्धवृत्त जो है ना वो कंप्लीटली AC पर होना चाहिए, तब बात बनेगी। अगर आप भीतर यहां से ट्राइंगल बनाने लगे तो फिर बात नहीं बनेगी। तो आप बोलोगे समझ में ये बात आ चुकी है कि ACB आपका सेमी सर्कल है, और इस सेमी सर्कल में आपने कोई ट्राइंगल बनाया है ABC। अगर आप सेमी सर्कल में ट्राइंगल बनाते हो तो वो कैसा बनता है, राइट एंगल ट्राइंगल। मैं आपको 2 सेकंड में इसको बता देता हूँ कि ये होता क्यों है। सपोज ये आपके सामने कोई सर्कल है और यहाँ पर आपने क्या खींच दिया, डायमीटर। अब आप इस डायमीटर पे कैसा भी ट्राइंगल बना लो, वो हमेशा ही राइट एंगल होगा। यदि आपको सर्कल के भीतर राइट एंगल ट्राइंगल दिखता है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि ये जो सर्कल है इसके भीतर अगर राइट एंगल ट्राइंगल, तो ये सर्कल कैसा होगा, सेमी सर्कल होगा। अब जैसे आपके सामने ये सेमी सर्कल है, यहां से लेके यहां तक ये आप देख पा रहे हो, ये सेमी सर्कल है। अब मैं यहाँ पे कोई ट्राइंगल बना देता हूँ सपोज इस प्रकार से, तो ये कैसा ट्राइंगल होगा, ये होगा 90 डिग्री। अब जैसे ये वाला पॉइंट जो है यहाँ पर है, यहाँ पर मिलना चाहिए ये, तो इस बात को आपको फोकस करना है कि ये पूरा मिलना चाहिए, है कि नहीं। अगर आप ऐसा नहीं बना पाओगे तो फिर वो जो है राइट एंगल नहीं बनेगा। तो यहाँ पर आपने क्या ले लिया, डायमीटर, और डायमीटर पर आपने कुछ इस प्रकार का ट्राइंगल बना दिया। अब ये जो ट्राइंगल होगा 90 होगा। अब ये 90 क्यों होगा, यहाँ पर आपने सेंटर ले लिया O, और आपने इसको मिलाया तो ये रेडियस होगी, आप बोलोगे बिल्कुल। और यहाँ से लेकर यहाँ तक भी रेडियस होगी, बिल्कुल। यहाँ से लेकर यहाँ तक भी क्या होगी, रेडियस। अगर आप इस ट्राइंगल को देख पा रहे हो तो ये ट्राइंगल कैसा है, तो आप बोलोगे आइसोसेलेस, समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब समझते हो, जिसकी दो भुजा बराबर हो, क्योंकि इसकी भी भुजा R है और इसकी भी भुजा R है, तो ये दोनों भुजा क्या है, बराबर। अगर ये दोनों भुजा बराबर हैं तो इसके आमने सामने के एंगल भी बराबर होंगे। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, मतलब इस R के सामने थीटा है तो इसके R के सामने भी थीटा है। ये बात मैं आपको बता चुका हूं पहले ही। इसी प्रकार आप इस वाले ट्राइंगल को देखिए, ये जो ट्राइंगल है, अगर आप इस ट्राइंगल में देखोगे तो ये R है, ये R है, तो ये भी तो समद्विबाहु है, तो इसमें भी तो आमने सामने की भुजा, आमने सामने के एंगल बराबर होंगे। तो आप बोलोगे बिल्कुल, ये अल्फा है अगर इस R के सामने, तो इस R के सामने भी क्या होगा, आप बोलोगे अल्फा। अब इस ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, आप बोलोगे 180। तो देखिए थीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो ये आपके इस ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर आंतरिक कोण है। अगर आप इसका सम निकालते हो, थीटा प्लस अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा 2 थीटा प्लस 2 अल्फा बराबर 180। तो यहाँ से थीटा प्लस अल्फा क्या आ जाएगा, तो यहाँ से अगर आप थीटा प्लस अल्फा निकालोगे तो वो आ जाएगा 90। तो अब आप देख पा रहे हो कि ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, थीटा प्लस अल्फा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक थीटा है और यहाँ से यहाँ तक अल्फा है, तो थीटा प्लस अल्फा का मान क्या आ गया, 90। तो अब आप देख पा रहे हो कि ये जो 90 है ये थीटा और अल्फा का सम है, और थीटा और अल्फा क्या है, ये एक इंटीरियर एंगल है किसका, एक ट्राइंगल का, जो सेमी सर्कल में बना है और डायामीटर पे बना है। तो अगर आपको सेमी सर्कल में कोई राइट एंगल ट्राइंगल मिल जा तो आप बोलोगे 90 के सामने जो हाइपोटेनियस है ना, ये डायामीटर है, डायामीटर। तो अब इसी प्रकार देखिए कि ACB एक सेमी सर्कल है और यहाँ पर 90 बनना है, तो ये 90 के सामने वाली जो हाइपोटेनियस है ना, ये डायामीटर होगी, डायामीटर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि डायामीटर क्यों है। अब हम आगे की तरफ समझते हैं कि ये 6 है, ये 6√3 है, और ये कितना आया था आपके सामने AC, ये 12 आया था। अब एक आप बात बताइए कि अगर AC 12 है तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो आप बोलोगे 6 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, तो आप बोलोगे 6 सेंटीमीटर। तो ये बात तो आपको समझ में आ गई कि AC क्या है, 12, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, 6, और यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, 6।
अब आपको डायामीटर पता है, अगर डायामीटर से आप रेडियस बता सकते हो, क्योंकि डायामीटर की आधी क्या होती है, रेडियस होती है। तो रेडियस आपकी है 6 सेंटीमीटर। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो इस सर्कल का एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे पाई 6 का स्क्वायर इक्वल टू 36 पाई। तो 36 पाई जो होगा इस पूरे सर्कल का क्या होगा, एरिया। तो ये बात आपको समझनी है, इस बात को आप लिख लो कि 36 पाई जो होगा ये सर्कल का क्या होगा, एरिया। इसका हम आगे यूज करेंगे कि सर्कल का एरिया कितना आ गया, 36 पाई। ये बात आप लिख लो। अब आप बता सकते हो क्या इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया होगा वो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, है कि नहीं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अब आप देखिए रेक्टेंगल का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाई 6√3, 36√3। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि रेक्टेंगल का एरिया किस प्रकार निकाला। अगर मैं सर्कल के एरिया में से रेक्टेंगल का एरिया क्या कर दूं, माइनस कर दूं, है कि नहीं, रेक्टेंगल का एरिया क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो आपके सामने एरिया किस किस का आ जाएगा, इसका आ जाएगा, इसका आ जाएगा, और इस वाले पार्ट का, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पार्ट है इसका आ जाएगा, और इस वाले पार्ट का एरिया आ जाएगा। तो आप बोलोगे बिल्कुल, लेकिन भाई साहब मुझे तो इनका एरिया चाहिए ही नहीं, मुझे तो इसका एरिया चाहिए। अब जितना एरिया इसका होगा ये ए, उतना ही एरिया इसका होगा, और जितना एरिया ये होगा, अगर मैं इसे बोलूँ एम, तो आप बोलोगे उतना ही एरिया ये होगा एम। तो आप बोलोगे बिल्कुल। तो आपको ये बात समझनी है कि इनके एरिया जो है आपस में रिलेट किस प्रकार करने हैं, है कि नहीं। देखिए अगर ये एरिया आपका ए है तो ये एरिया भी तो ए होगा, क्योंकि जैसी फिगर ये बननी है उसी प्रकार की फिगर ये बननी है। अब इसी प्रकार जैसी फिगर आपकी ये बननी है बी, अगर इसका एरिया, तो इसका एरिया भी क्या होगा, बी होगा। तो अब आप देखोगे तो ये एरिया का सम करूं अगर मैं, तो आप बोलोगे ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी, मतलब 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b, ये कितना होगा, आप बोलोगे 36 पाई माइनस 36√3। कैसे, क्योंकि पूरे सर्कल के एरिया में से मैंने रेक्टेंगल का एरिया क्या कर दिया, माइनस। तो आपके सामने ए बी बी, इस पार्ट का, इस रीजन का एरिया आपके सामने आ चुका है। तो यहाँ से ए प्लस बी का एरिया क्या होगा, तो ए प्लस बी, दो आप कॉमन ले लोगे यहाँ से, और यहाँ से 36 कॉमन ले लोगे, तो आपके सामने आ जाएगा पाई माइनस √3, और आप दो से क्या कर लोगे यहाँ से डिवाइड, तो यहाँ बन जाएगा 18। तो आपके सामने क्या आ जाएगा, 18। तो 18 पाई माइनस √3, तो ये √3 है, ये क्या है, √3। तो ये एरिया आया किसका, तो ये एरिया आपका आया ए प्लस बी का, ए प्लस बी का, ए प्लस बी का मतलब इसका प्लस इस वाले पार्ट का। लेकिन मुझे तो एरिया केवल इसका चाहिए ना, तो मुझे इस पार्ट का एरिया निकालना पड़ेगा। तो अब इस पार्ट का एरिया किस प्रकार निकालेंगे, आपको उस बात पर फोकस करना है। तो अब इस सब चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ हम समझ चुके हैं। आपको पीपीटी जो मिलेगी वो कॉन्सेप्ट की मिल जाएगी, जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था पीछे, वो सारी क्वेश्चन को आपको साथ के साथ समझते चलना है कि नहीं। ए प्लस बी का जो एरिया आया हमारा वो कितना आया, 18 पाई माइनस √3, कितना, √3, और ये आप मिटा लीजिए। अगर अब आप देखोगे तो मुझे इस बी पार्ट का एरिया चाहिए। अब इस बी पार्ट का एरिया किस प्रकार निकाल सकते हैं, आपको ये बात समझनी होगी, क्योंकि अगर आप इस बी पार्ट का एरिया निकालना सीख गए ना, तो यकीन मानना सीडीएस में हर बार 2-3 क्वेश्चन इस कंसेप्ट पर हर बार आते हैं, हर बार ये बीच में फंसा हुआ आ जाता है, और बच्चे जो हैं इसका एरिया निकाल नहीं पाते हैं, है कि नहीं। प्रश्न इस प्रकार का नहीं आता, यह अलग अलग स्ट्रक्चर में इस प्रकार का कॉन्सेप्ट अप्लाई हो जाता है, तो आपको वो समझना। तो देखिए यहाँ से मैंने क्या खींचा, यहाँ से मैंने इसके सेंटर तक, डायमीटर तक एक लाइन खींची, और इसी प्रकार मैंने यहाँ पर डायमीटर तक लाइन खींची। सपोज ये जो है सेंटर है किसका, सर्कल का। अगर ये सर्कल का सेंटर है तो क्या आप बता सकते हो कितने सेंटीमीटर होगी, तो अभी मैंने रेडियस निकाली थी ना 6 सेंटीमीटर, तो आप बोलोगे 6 सेंटीमीटर। और ये भी कितना होगा, तो ये आप बोलोगे 6 सेंटीमीटर।
अगर मैं आपसे पूछूं ये वाली लाइन कितनी है तो आप बोलोगे 6 सेंटीमीटर। अगर किसी ट्राइंगल में तीनों साइड 6-6 सेंटीमीटर की हैं तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है कि नहीं, तो आप बोलोगे बिल्कुल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो वो क्या है, इक्विलेटरल, समबाहु त्रिभुज है। तो ये बात आपको समझ में आई। और समबाहु त्रिभुज में तीनों कोणों का योग, तीनों कोण क्या होते हैं 60-60 डिग्री है, तीनों कोण क्या होते हैं 60-60 डिग्री। तो ये एंगल भी 60 होगा, ये एंगल भी 60 होगा, ये एंगल भी 60 होगा। अगर आप छोटी सी बात सोचिए एक, कि अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लूं और मैं इस सेक्टर का एरिया निकालूं, ये एक सेक्टर ही तो है, तो आप बोलोगे बिल्कुल ये एक सेक्टर है। सेक्टर का एरिया निकालने के लिए क्या किस किस चीज की जरूरत है, यहां से लेकर यहां तक की लेंथ की आवश्यकता, और आपको इस एंगल की जरूरत है। तो अगर आपने यहां से यहां तक की लेंथ पता है, तो कितनी है हमारी लेंथ 6 सेंटीमीटर, और बीच का एंगल कितना है 60 डिग्री। तो इसका मतलब आप इस सेक्टर का क्या निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो। तो निकालिए इस सेक्टर का एरिया। तो आप बोलोगे सेक्टर का एरिया जो होता वो तो होता पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो आप बोलोगे बिल्कुल पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो जो पाई है आपका आंसर देखो पाई में छोड़ रखा है, तो आप पाई में रहने दीजिए। आर की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का वर्ग क्या हो जाएगा 36, और थीटा की वैल्यू क्या है 60 अपॉन में 360, और 0 से 0 कैंसिल, और 6 से क्या बार कट गया ये 6 बार, और ये 6 से 6 बार कट गया, तो ये 6 पाई आ गया। तो ये कितना आ गया 6 पाई। तो ये कितना आ गया आपका 6 पाई। तो सेक्टर का एरिया जो है आप ये लिख सकते हो कि ये आ गया आपका 6 पाई। तो एरिया ऑफ सेक्टर ये कितना आ गया 6 पाई। अब आप देखिए आपने सेक्टर का एरिया निकाल लिया, अब मैं आपसे कह रहा हूं आप इस ट्राइंगल का एरिया और निकाल लीजिए। तो आप बोलोगे 6 6 6, तो ये कैसा एक ट्राइंगल है इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल का एरिया मैंने अभी आपको निकालना सिखाया था, आपने बोला कितना था √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो आप बोलोगे बिल्कुल √3/4, और ए की वैल्यू कितनी है 6, 6 का वर्ग 36, और ये 4 से कट गया 9 बार, तो यहाँ से वैल्यू आ गई 9√3। ये बात आपको समझ में आई। तो आप बोलोगे बिल्कुल। अगर मैं इस पूरे सेक्टर में से इस पूरे सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया घटा दूं, तो आपके सामने ये वाला ये जो छोटा सा रीजन है इसका एरिया आ जाएगा, और इसको ही तो मैं बी बोल रहा था। आप बोलोगे बिल्कुल। तो बी का मान क्या आ गया कि पूरे सेक्टर में से मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या कर दिया माइनस कर दिया, तो बी का मान आ गया। अब इस बी के मान को यहाँ रख लीजिए, और आपने इस रीजन का नाम ए धरा था ना, तो ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो इस प्रकार हम इस सैडेड रीजन का क्या निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर बी का मान कैसे रखोगे आप, ए बी उधर जाके काय का हो जाएगा माइनस का, तो आप लिखोगे 18 पाई माइनस 18√3, और आप माइनस क्या कर लोगे 6 पाई, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9√3। तो अब यहाँ से 18 पाई में से 6 पाई गए तो कितना बचा 12 पाई, और 18√3 में से कितना बचा 9√3। तो ये आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया आपका। और अब आप इसको मैच कर लीजिए कौन से ऑप्शन से होगा। तो आप देखिए कॉमन ले रखा, तो हम भी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से अगर मैं 3 कॉमन निकालता हूँ तो आपके सामने आ जाएगा 4 पाई माइनस 3√3, है कि नहीं, 3 चौक 12 3 तिया 9। तो ये आपके सामने सैडेड रीजन का क्या आ जाएगा एरिया। तो सैडेड रीजन का एरिया आपके सामने आ चुका है 3 × 4 पाई माइनस 3√3। तो आप देख लीजिए क्या है 3 × 4 पाई माइनस 3√3। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं, और फिर मिलते हैं आपको अगले सेशन में। थैंक यू।